प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अभी हम लोग इस सीरीज में आर्ट एंड कल्चर को भी शामिल कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आप लगातार इस सीरीज के दर्शक रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसमें करंट अफेयर के साथ साथ अभी हाल ही में हमने इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी समाप्त करी है। तो आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या होती है कि इस सीरीज में मैं आप लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। और चूंकि लगातार मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया है तो और अभी हाल तक, तो मुझे पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करने के लिए सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपके पास एलिमिनेशन टेक्निक जरूर होने चाहिए। तो आइए इस सीरीज में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस टू गेट करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है और यह भी ध्यान रखें कि जो हम क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जैक्टली सेम पैटर्न को कॉपी करके हम क्वेश्चन को, तो इससे हम आपको यूपीएससी का एग्जैक्ट जो पैटर्न होता है उसका प्रैक्टिकल कराते हैं, उसका एक्सपीरियंस कराते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग, और जब आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि जो मुद्दे, वैसे मुद्दे जो कि चर्चा में रहे हैं पिछले एक साल से और जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है, उन टॉपिक से हम आपको परिचित कराते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आर्ट एंड कल्चर के भी जो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, प्रश्न है सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा इस समय काफी जोरों पर है। बेसिकली अभी हिस्ट्री राइटिंग जो हो रही है, ये जो कंटेम्पररी हिस्ट्री राइटिंग हो रही है वर्तमान में, उसमें बहुत सारे पुराने तथ्यों पर पुनः शोध किया जा रहा है। तो उसमें सल्तनत काल की संकल्पना पर भी शोध किया जा रहा है कि क्या सल्तनत काल कहना भारत के इतिहास के उस कालखंड को सही है? क्या सल्तनत का जो शासन था वह संपूर्ण भारत का शासन था? तो ये सब जो द्वंद्व चल रहे हैं, ऐसे में ये टॉपिक एग्जामिनर की निगाह में आते रहते। तो इसीलिए आप लोग भी इन सब टॉपिक पे जिससे कि हम लोग आपको परिचित करा देते हैं, उन टॉपिक के बारे में गहन जानकारी खुद से जरूर तैयार। ठीक है, तो सल्तनत काल आपको जरूर देख लेनी है। पहला है आरिज ए ममालिक। आरिज ए ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख। आरिज ए ममालिक एक पोस्ट है, तो सैन्य विभाग का प्रमुख और सेना का सेनापति। सेकंड ऑप्शन दीवान ए इंसाफ, राज्य के औपचारिक या गोपनीय सभी पत्राचार को देखता। थर्ड, फरीद का मुख्य उत्तरदायित्व शासकों के लिए खुफिया जानकारी जुटाना। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, घेर दिया। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से बेसिकली हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि सल्तनत काल में जो प्रमुख डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उनके जो प्रधान हुआ करते थे, उसके बारे में आप लोग उसको याद कर लें। ठीक है, और उसको याद करने के लिए आपके जो भी सोर्स रहे हो, कोई भी बुक रही हो, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी बुक हो, लेकिन ये जो डिटेल्स है कि कौन सा विभाग है, उसका प्रधान कौन है, उसका कार्य क्या है, यहां से पीछे भी क्वेश्चन बने हैं, आगे भी क्वेश्चन बनेंगे और इस समय क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यहां से अधिक। ठीक है, तो अब इसके बारे में कि कौन सा सही है, ये जो आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपको नॉलेज से ही बनना है, इसमें आप एलिमिनेट करने का प्रयास नहीं करते। कारण क्या है, ये सब जो शब्द है
आरिज ए ममालिक, दीवान ए इंसा या बरीद, यह भारतीय भाषा के शब्द नहीं है, यह विदेशी शब्द है। तो मध्यकाल में भारत में जो शासन था और सल्तनत शासन बेसिकली विदेशी शासन था, तो अब विदेशी शासन था तो ऐसे में उस समय जो विदेश से वो लोग आए और जो वहां की सभ्यता वहां की भाषा थी उसी भाषा का वह राजकीय कार्य में प्रयोग किया गया। उस समय जो लेखन भी हुआ, चाहे वो बर्नी हो, सामी हो या जो भी लेखक हो काल के, उन्होंने भी वहां की ही भाषा फारसी या फिर अरबी का प्रयोग किया। तो ऐसे में ये भारतीय भाषा है नहीं, तो इनको इलिमिनेट करने के लिए आप इन भाषा का रियल मतलब ही नहीं जानते, तो इसलिए इन सब प्रश्नों को एग्जैक्टली रट लेना है। यहाँ पर इलिमिनेट करने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप आरिज का भी मतलब नहीं जानते हैं, ममालिक का भी मतलब नहीं जानते। ठीक है, तो बेसिकली आरिज ए ममालिक जो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, सैन्य विभाग का जो हेड होता था उसको दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज कहा जाता था। इसका प्रमुख जो होता था अर्ज ए ममालिक होता था, वह सेना की भर्ती, उपकरण और भुगतान के लिए जिम्मेदार था, लेकिन सेना का सेनापति स्वयं सुल्तान होता था। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आरिज ए ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख तो जरूर था, लेकिन सेना का सेनापति, आप सभी जानते हैं कि बलबन अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं करता था, इल्तुतमिश अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं करता था, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना का नेतृत्व करता था। तो जो सेनापति का पोस्ट होता था सल्तनत काल में, वह पोस्ट बेसिकली अधिकांश समय तक सुल्तानों के पास ही रहा। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा चेता भी देते हैं कि कुछ किताबों में सेनापति ही इसको दिखाया गया है, लेकिन वो पुरानी किताबें हैं। जो नई अपडेटेड किताबें हैं उसमें इस बात को अपडेट कर दिया गया है और गहन जानकारी के साथ अपडेट कर दिया गया है, पूरी डिटेल के साथ। तो आप अगर कोई पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं तो ऐसे में आपको यह भ्रम हो सकता है, उस भ्रम से जरूर दूर रहें, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको वर्तमान में अपडेटेड नॉलेज के साथ अपडेट। ठीक है, अब यहां पर जो दीवान ए इंसा के बारे में आ रहा है कि दीवान ए इंसा क्या था, बेसिकली इसका कार्य क्या था कि ये गोपनीय और जो औपचारिक पत्राचार का कार्य होता था। बेसिकली दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग था, पत्राचार विभाग। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग होता था। और लेकिन यहां पर प्रश्न यूपीएससी ने जो ट्रैप किया है आपको भुलवाने के लिए कि औपचारिक और गोपनीय, अब आपको हो सकता है दीवान ए इंसा औपचारिक पत्राचार विभाग हो, क्या गोपनीय पत्राचार भी वही देखता था? तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग था जो कि सभी प्रकार के पत्रों को देखता था, चाहे वो औपचारिक हो या गोपनीय हो। बरीद का जो वर्तमान में गुप्तचर होते हैं उनको उस काल में, चूंकि ये तुर्की भाषा का शब्द है तो इसीलिए बरीद उस समय गुप्तचरों को कहा जाता था। ठीक है, कुनहिस और बरीद ये गुप्तचर होते थे। तो गुप्तचरों का जो कार्य होता है शासकों की जानकारी को इकट्ठा करना, ये इनके पास होती थी। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत हुआ तो ये तीनों ऑप्शन कट गए और ये डी आंसर सही हो गया। तो बेसिकली हमारा प्रयास है कि हम आपको अपडेटेड जानकारी के साथ साथ यह बता सके कौन सा सेक्शन प्रश्न पूछे जाने के लिए अधिक संभावित। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और यह भी थोड़ा जान लेना है, जैसे सल्तनत काल की तैयारी करते समय आपको जान लेना है इल्तुतमिश ने कौन सी प्रमुख पहले की, बलबन ने कौन से विभाग को शुरू किया, उसकी प्रमुख पहल क्या थी। ठीक है, उसी प्रकार कुछ जो प्रमुख शासक है जिनके बारे में की संभावना अधिक रहती है, जैसे इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान से सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन सामान्य संभावना कम है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शासकों में बेसिकली इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन सीधे सीधे शासकों के बारे में कम ही पूछे जाते हैं। तो इनकी नीतियों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इनकी कार्यकलाप के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, घटनाओं से जोड़ करके प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्रमण परंपरा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको यह पता होना चाहिए पहले कि श्रमण परंपरा होती, ठीक है। तो श्रमण परंपरा बेसिकली भारत में प्राचीन काल से रही है कि अपने ज्ञान को सुन करके और गृह त्याग करके
घूम घूम करके अपने ज्ञान को, अपने संदेश को फैला। यह है श्रवण परंपरा। ठीक है, तो जैन भिक्षुओं की पहली परिषद और बौद्ध भिक्षुओं की चौथी परिषद एक साथ। अब ये पहला स्टेटमेंट है बड़ा, एक साथ होने का मतलब एक जगह पे नहीं, एक साथ, एक आसपास की बात, टाइम फ्रेम की बात। जैन भिक्षुओं की पहली परिषद कब हुई थी और बौद्ध भिक्षुओं की चौथी परिषद कब हुई थी, ये अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको जैन, जो प्रमुख जैन परिषद हुए हैं और जो प्रमुख बौद्ध परिषद हुए हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, लेकिन थोड़ी डेप्थ में जाकर के जानकारी लेनी है कि इन्हें जो प्रमुख ग्रंथों का संकलन किया गया, वहां तक उनके संकलन किए गए ग्रंथों की भी जानकारी आपको होनी। ठीक है, अब ये तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता लग गया होगा कि यहां पे गलत होने की संभावना, क्योंकि जैन भिक्षुओं की पहली परिषद और बौद्ध भिक्षुओं की चौथी परिषद एक साथ हुई। इसने ये तो नहीं लिखा है एक शताब्दी, इसने लिखा है एक साथ। इसका मतलब है कि एक ही साथ हो गई, तो ये तो संभव नहीं है। दो अलग अलग संप्रदाय, दो अलग अलग विचार को मानने वाले, दो अलग अलग व्यवहार को मानने वाले लोग एक जगह खड़ा होकर के और आपस में परिचित चर्चा करें, ये संभव नहीं था। तो दोनों की परिषद अलग अलग और अलग अलग हुई भी है। जैन परिषद, जो पहली जैन परिषद हुई है, वो गुजरात के बल्लभी में हुई है, और जो चौथी बौद्ध परिषद हुई है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई है। ठीक है, तो ये दोनों का स्थान भी अलग अलग, समय भी अलग अलग होगा, और ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता लग गया कि यह स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट। जबकि बौद्ध धर्म अपनी चौथी परिषद के बाद महायान और हीनयान स्कूल में विभाजित हो गया। जैन धर्म अपनी पहली परिषद के बाद श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। अब देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट हमने बनाया है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा आसान कर दिया। यूपीएससी इसको आसान नहीं करेगा। यूपीएससी, इसमें एक ट्रिक है कि यूपीएससी जब भी दो अलग अलग कंसेप्ट को कंपेयर करता है, जैसे दो यहां पर विचार है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और दोनों को एक साथ एक ही स्टेटमेंट में कोट किया गया है, तो यूपीएससी दोनों के विचारों का घालमेल कर देता है, इधर का उधर, उधर का इधर कर देता है, और इस तरीके से गलत करा देता है। यहां पे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म अपनी चौथी परिषद के बाद महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। यह स्टेटमेंट क्या है, ये सबको पता है कि यह स्टेटमेंट सही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में विभाजित हो गया। ठीक है, अब आते हैं, और जैन धर्म अपनी पहली परिषद के बाद श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। तीसरा, जैन भिक्षुओं की पहली परिषद और बौद्ध भिक्षुओं की तीसरी परिषद भारत में मौर्य के शासनकाल में हुई। अब मौर्य वंश जब चल रहा था, तब पहली जैन संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। यह स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो पहली जैन संगीति कहां हुई थी? पहली जैन संगीति पाटलिपुत्रा हुई थी। ये आपको कमेंट में बताना, ठीक है, कि पहली जैन संगीति कहां हुई थी। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? बेसिकली पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको लग गया कि दो कंपैरिजन कराया गया और एक समय की बात कर दी जाए तो पहला गलत था, तो जैसे ही पहला को आपने गलत किया, आपका आंसर निकल गया केवल 2 और 3। और ये भी हमने ध्यान रखा है कि ये जो क्वेश्चन के पैटर्न है, यह पैटर्न भी हमने यूपीएससी से कॉपी किया है, ताकि आपको एग्जैक्टली यूपीएससी का अनुभव कराया जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 1 2 1 2 2 3 1 2 3 ऐसे जो ऑप्शन होते हैं, उसमें से केवल एक वाला जो ऑप्शन होता है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है कि ये तो बड़ा अलग सा ऑप्शन है, कहीं यही तो सही नहीं है। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है, अपने नॉलेज पे भरोसा करना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि बार बहुत अधिक संभावित। कारण क्या है कि अंबेडकर जी के बारे में और अंबेडकर जी की भूमिका के बारे में इस समय जितनी चर्चा हुई है, मुझे लग रहा है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत के इतिहास में शायद उतनी चर्चा नहीं हुई। ताकि अंबेडकर जी की चर्चा तो हमेशा हुई है। देखो, जो महान लोग होते हैं उनकी चर्चाएं हमेशा होती हैं, अंबेडकर उसी कैटेगरी में आते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के लेखन में जिनकी जो उनकी भूमिका रही है, वह भूमिका इतनी व्यापक रही है कि उसको कभी कोई खारिज ही नहीं कर सकता। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकारों ने उनके संदर्भ में जो प्रयास किए हैं, उनके संदर्भ में जो उनकी पहचान है उस सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया है, वह कहीं पीछे से ज्यादा है, पीछे से अधिक है। तो इसीलिए इनसे अधिक प्रश्न पूछे। तो हाल ही में अंबेडकर परिपथ, अब सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए प्रमुख स्थानों को अंबेडकर परिपथ बना करके और रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क से कनेक्ट कर, तो यह सरकार की एक बड़ी भूमिका है अंबेडकर जी को हाईलाइट करने में। तो ऐसे में अंबेडकर जी से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक। तो देखिए, अंबेडकर जी के परिपथ में कुछ स्थल है, शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि, और इन चारों का लोकेशन दिया गया है। शिक्षा भूमि लंदन में है, शिक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण कोल्हापुर और चैत्य भूमि। और इसके बारे में कहा गया है कि कितने युग में सही सुमेलित है। ये वाला जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछे जाने का, ये पिछले साल से ही, पिछले 2021 से ही 2 बार अब तक ऐसा ट्रेंड से ये क्वेश्चन पूछा गया है। केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, 4 युग्म। और ये जो ट्रेंड है ये आपको बहुत बड़ा ट्रैप कर देता है, फंसा देता है। तो ऐसे में आपके पास अगर एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अंबेडकर जी के बारे में, चारों के बारे में आप बेसिक जानकारी जरूर रखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंबेडकर सर्किट नाम का एक विशेष पर्यटक सर्किट की घोषणा की है। इसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थल शामिल हैं। कौन कौन से हैं? जन्मभूमि मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। शिक्षा भूमि कहाँ है? शिक्षा भूमि लंदन में, जहां से उन्होंने पढ़ाई के दौरान यूके में जहां रुके थे उसको शिक्षा भूमि बनाया गया है, घोषित किया गया है। तीसरा है दीक्षा भूमि, वह स्थान जहां बौद्ध धर्म का ग्रहण उन्होंने किया था नागपुर में, तो वो हो गई दीक्षा भूमि। महापरिनिर्वाण भूमि, जहां की उनका निधन हुआ था तो वो दिल्ली में थी। और चैत्य भूमि, जहां पर कि उनका अंतिम संस्कार किया गया, वो मुंबई। तो ये 5 स्थल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और यहां से मिलाने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि जितने भी केंद्र सरकार ने पर्यटन सर्किट बनाए हैं, चाहे वो रामायण सर्किट हो, बुद्ध सर्किट हो, महावीर सर्किट हो, ठीक है, और जो भी सर्किट है, इन सभी सर्किट के बारे में अध्ययन जरूर कर लीजिए। ये प्रमुख सर्किट कहां से कहां तक जाते हैं, किन किन स्थलों को जोड़ते हैं, और अंबेडकर सर्किट उनमें अधिक महत्व, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी जानकारी है अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि आप आगे पढ़ते ही हैं। आइए प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में सरकार ने बैंक इंश्योरेंस पर एक नए मानदंड को अधिसूचित किया है। बैंक इंश्योरेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यह स्टेटमेंट कह रहा है कि बैंकों का इंश्योरेंस किया जाए, इस संदर्भ में नए मानदंड है। भाई बैंकों का इंश्योरेंस किया क्यों जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका का कैलिफोर्निया बैंक दिवालिया घोषित हो गया। 2008 के आसपास वहां का लेहमन ब्रदर्स बैंक दिवालिया घोषित हो गया था। भारत में भी अभी हाल ही में 2-3 कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि मुंबई के आसपास में, एक राजस्थान का, ये सब भी बैंक रन के शिकार हो गए। भारत में अभी बहुत बड़े बड़े बैंक जो हैं वह भी एनपीए के भार से दबे पड़े हैं, बहुत अधिक कर्ज में, घाटे में चल रहे हैं। तो ऐसे में बैंकों का इंश्योरेंस किया जाना बहुत महत्वपूर्ण, ताकि जो भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है उसे अपने पैसे के सुरक्षित होने का एहसास हो। तो इसी के संदर्भ में यह प्रश्न है कि बैंक इंश्योरेंस एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से बीमाकर्ता अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेच सकते। अब बीमाकर्ता अपने उत्पाद को बैंक के ग्राहकों को बेच सकते, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, व्यवस्था के तहत बीमा कंपनी अपनी बिक्री बल का विस्तार किए बिना बढ़ी हुई बिक्री और व्यापक ग्राहक आधार से लाभान्वित होती है। अब यह है
कि बैंक में जो कस्टमर पैसा जमा करते हैं उनका पैसा इंश्योर्ड हो जाता है, और इंश्योर्ड होने के लिए उनके पैसे के ऊपर 2 या 3 रुपए का मतलब बहुत ही मामूली चार्ज लगता है। छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो इससे क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो बीमा करता कंपनी है, उनको नए कस्टमर मिल जाते हैं। तो बैंक के कस्टमर होते हैं वही बीमा कंपनी के भी कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है। और साथ ही इससे क्या होता है कि बीमा कंपनी को बिना कोई ब्रांच खोले, बिना प्रचार किए एक फिक्स बेस मिल जाता है, एक बड़ा ग्राहक का आधार मिल जाता है, ठीक है। तो बैंक इंश्योरेंस जो टर्म है यह चर्चा में है और यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो आप लोग को जान जरूर लेंगे कि बैंक इंश्योरेंस है क्या। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए बैंक इंश्योरेंस क्या है। बिल्कुल, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये जो प्रश्न है, और जब से ये सरकार आई है तब से इस सरकार ने जो नेशनल आइडेंटिटी है, जो नेशनल इंपोर्टेंस की चीजें हैं, उसको लेकर के हाईलाइट करना, उस पर ज्यादा जोर देना, राष्ट्रीयता पर अधिक भाव देना, जोर देना प्रारंभ कर दिया है। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय प्रतीक है वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना लगातार है। तो उसी में से एक है भारतीय संगीत शैली। हम सभी जानते हैं कि भारत में संगीत की दो शैलियां हैं, एक हिंदुस्तानी शैली और दूसरी शैली। तो प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मुगल साम्राज्य की अवधि में देखी जाती है। पहला स्टेटमेंट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति कहां से? मुगल काल से देखी जाती है। बेसिकली आप सभी अगर पढ़े होंगे इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि जो उत्तर भारत की संगीत शैली, उस उत्तर भारत की संगीत शैली का जब अरब और तुर्क और ईरानी शैली से जो मिश्रण हुआ, उस मिश्रण से जो शैली बनी उसको कहते हैं हिंदुस्तानी शैली। तो भारतीय शैली और विदेशी शैली के सम्मिश्रण से जो शैली बनी उसे कहते हैं हिंदुस्तानी शैली। और जो दक्षिण भारत की शैली है, कर्नाटक शैली, उस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा, तो मूल रूप से भारतीय शैली बनी रही, ठीक है। तो कर्नाटक शैली में कोई विदेशी तत्व नहीं शामिल होते हैं, जबकि हिंदुस्तानी शैली जो है इसमें भारतीय और ईरानी दोनों तत्व शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? मुगल काल में हुई। सेकंड स्टेटमेंट, माना जाता है कि अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था और कहा जाता है कि उन्होंने नए रागों की भी शुरुआत की। थर्ड स्टेटमेंट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतकार आमतौर पर एक घराने या संगीत की एक विशेष शैली से जुड़े होते हैं। अब प्रश्न यहां पर कह रहा है जो हिंदुस्तानी शैली होती है, हिंदुस्तानी शैली का मतलब जो उत्तर भारतीय संगीत है, इस शैली के जो कलाकार होते हैं वो किसी घराने से जुड़े हुए होते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बनारस घराना, जयपुर घराना, कराना घराना, कैराना घराना, या फिर लखनऊ घराना। तो ये जो उत्तर भारत के जो बड़े बड़े शहर रहे हैं, जो कि कला के केंद्र के तौर पर डेवलप हुए थे, उन्हीं के नाम पर ये घराना शैली डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो तीसरी स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार किसी घराने या शैली से जुड़े होते हैं, यह क्या है? यह सही है, ठीक है। जैसे अभी पंडित छन्नूलाल हो गए, तो ये किस घराने से जुड़े हुए हैं? बनारस घराने से जुड़े, ठीक है। तो कुछ प्रमुख जो भारत के रहे हैं, जैसे कि पंडित भीमसेन जोशी हो गए, पंडित जसराज हो गए, बिरजू महाराज हो गए, इनके बारे में आपको जानना है कि ये लोग किस घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चौथा, भारतीय संगीत की सबसे पुरानी परंपरा का पता सामवेद से लगाया जा सकता है, जिसमें वे श्लोक थे जिन्हें संगीत में डाला गया। अब कह रहा है कि ऊपर ये करने में से कौन सा सही। अब यहां पे कह रहा है चौथा स्टेटमेंट कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से जो सामवेद है उसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय संगीत की सबसे पुरानी परंपरा सामवेद से निकलती है। अर्थात सामवेद गायन और नृत्यन या फिर जो कला की
शुरुआत होती है भारत में, कला की शुरुआत सामवेद से मानी। तो अब ये चौथा स्टेटमेंट भी प्रश्न बता रहा है कि सामवेद से जुड़ा हुआ है। यह यूपीएससी अगर पूछेगा तो बेसिकली इसको गलत करेगा, वो सामवेद की जगह किसी और वेद को जोड़ लेगा। ठीक है, गंधर्व वेद को कोट कर देगा, गंधर्व वेद से शुरू हुई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और आपको बेसिकली पता भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट को कि सामवेद जो है, जो ऋग्वेद है उसमें देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र है। जो यजुर्वेद है वह भी बेसिकली कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ऋग्वेद के ही मंत्रों का संकलन है, स्तुतियां हैं देवताओं की। जो सामवेद है वह ऋग्वेद के ही मंत्र है, लेकिन वो गायन शैली में, गेय शैली में, संगीत शैली में है। और जो अथर्ववेद है वह भारत का लौकिक वेद है, जो भारत में सामाजिक नियम है, जो सामाजिक प्रथाएं हैं, इनकी चर्चा हमें अथर्ववेद। तो बेसिक जानकारी भी आपको ऑप्शन में करेक्ट करा सकता है, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मुगल साम्राज्य की अवधि में हुई, देखिए इस स्टेटमेंट को अगर सेकंड स्टेटमेंट के साथ मिला देते तो आप अपने आप बिना जानकारी के भी आंसर इसको कर देते। मतलब यहां पर आपको जानकारी होना जरूरी नहीं था, बिना जानकारी के भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? जैसे इसने कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मुगल साम्राज्य के काल में हुई है, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया। इसका मतलब कि अमीर खुसरो हिंदुस्तानी शैली से जुड़े हुए थे। तो अमीर खुसरो किस काल के थे? क्या वो सल्तनत काल के थे कि मुगल काल के थे? तो हम सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो बेसिकली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। तो सल्तनत काल के विद्वान थे और उन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया, नए राग की शुरुआत की, और ये राग शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मुगल काल से न होकर के किस काल में हुई है? सल्तनत काल में हुई है। तो ऐसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, आपका आंसर निकल गया 2, 3 और 4। तो मतलब है कि नीचे के तीनों स्टेटमेंट सही है। एग्जैक्टली ये सेम पैटर्न कॉपी किया गया है। यूपीएससी ने एक बार ऐसा ही किया था 2021 में। उसने पहले स्टेटमेंट को और दूसरे स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करा दिया एक दूसरे से, और जिसने भी उस कंट्राडिक्शन को पहचान लिया उसने बिना जानकारी के भी ऑप्शन को सही कर दिया। और जो अपने नॉलेज में दिमाग लगाते रहे और वो दिमाग लगाते थक गए, उनसे क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन जिनको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, उन्होंने सिर्फ एलिमिनेशन के बारे में सोचा और वो एलिमिनेट करके आंसर करने में सफल। तो ये चीजें आपको भी सोचनी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये 37 नंबर क्वेश्चन है और ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में। बेसिकली ये यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी जानते हैं कि सीरीज में एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी शामिल किया जाता है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से एलिमिनेट करना सीखा और बताया जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं। का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन है 2020 का। इसे पूछा गया है कि मानव प्रजनन तकनीकी में जो प्रकेंद्रिक स्थानांतरण होता है, जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न 2020 में पूछा गया था। 2019-20 में ही एक घटना हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि इंग्लैंड में पहली बार 3 पेरेंट बेबी का जन्म हुआ। अब उस 3 पेरेंट बेबी में क्या किया गया था कि जब एक मेल और फीमेल के जब अंडे को निषेचित कराया गया, तो उसमें जो फीमेल का अंडा था उसका जो न्यूक्लियस था, जो केंद्रक था, उसमें जो जीन थे वो डिफेक्टिव जीन थे। तो ऐसे में अगर वह जीन निषेचित हो जाता तो जो बच्चा पैदा होता वह रोगी पैदा होता। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने एक नई माता का जीन नई माता का अंडा लिया और उस नई माता के अंडे से उसका सेल निकाल करके, और उस सेल से जो न्यूक्लियस था उसको निकाल करके इस नए भ्रूण में से जो सेल पैदा हुआ था उस सेल को निकाल करके, न्यूक्लियस निकाल करके वहां पर न्यूक्लियस, दूसरी नई माता का न्यूक्लियस इसमें लगा दिया। तो इस तरीके से वो जो जाइगोट बना
उस जाइगोट में 3 पेरेंट्स की भागीदारी थी। पिता एक था लेकिन माता 2 थी। एक जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस देने वाली माता थी और एक थी जिसका कि संपूर्ण अंडा। तो यह 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट लाया गया। और क्यों लाया गया? तो इसे संतान के सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध करने के लिए, उसमें जो जेनेटिक रोग है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, उस डिजीज से बचाने के लिए इसको ट्रांसप्लांट। तो ये बेसिकली साइंसटेक के इस प्रश्न को शामिल करके मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग साइंसटेक के प्रश्नों में बड़े परेशान रहते हैं कि साइंसटेक के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाए, किस सोर्स से पढ़ाई की जाए। भाई आपको कोई सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं। पिछले 1 साल का करंट अफेयर तैयार कर लीजिए और थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक सीख जाइए और इंग्लिश मीडियम और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी थोड़ा सा साइंसटेक के क्वेश्चन करते समय थोड़ा उसका इंग्लिश वाला पार्ट जरूर पढ़ें। इतने से ही आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, साइंसटेक के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। साइंसटेक को लेकर के बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितना भी पढ़ के जाएंगे वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो सीधे सीधे आपके पढ़ाई से नहीं आएगा। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको एलिमिनेशन आता है तो नहीं बनेगा, वो बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप उस साल के करंट अफेयर से परिचित। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी पूछे जाते हैं डेली। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कह रहा है कि व्यापक रूप से दुनिया के शांति और विकास के लिए परमाणु के रूप में इसे जाना जाता है। मतलब इसे पीस एंड डेवलपमेंट, एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी इस संस्था को जाना जाता है। मतलब इसी संस्था का दूसरा नाम है शांति और विकास के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उसके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित। अब सेकेंड स्टेटमेंट में 2 बातें हैं। पहला तो कि एक डेट दिया गया है और दूसरा इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, एक फैक्ट। तीसरा स्टेटमेंट कि केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है जबकि सुरक्षा परिषद को नहीं। पहले स्टेटमेंट में थर्ड स्टेटमेंट 2 पॉइंट है। पहला तो केवल शब्द का यूज किया गया और दूसरा एक निगेटिव स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। कह रहा है कि इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट क्या है, गलत है, वो आपको पहचानना है। अब आपको गलत जो पहचानना होता है उसमें एक निश्चित फैक्ट हो। जो गलत कहा होता है कि कोई निश्चित फैक्ट हो, दूसरा कोई नंबर हो, जो डिजिट दिए जाते हैं, जो नंबर्स दिए जाते हैं वो भी अधिकांश केस में गलत हो। तीसरा अगर निगेटिव स्टेटमेंट हो। चौथा अगर कोई हार्ड लाइनर स्टेटमेंट जिसमें कि सिर्फ केवल मैं ही, उतना ही, ऐसे हार्डकोर शब्द यूज किए गए। तो ये जो चारों सेक्शन होते हैं ये गलत कराने के लिए अधिक सिद्धांत होते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि पहले वाले में तो सिर्फ एक नाम दिया गया है, लेकिन सेकंड वाले में एक वर्ष दिया गया है, लेकिन थर्ड वाले में केवल भी है और थर्ड वाला सेंटेंस निगेटिव भी है। सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट नहीं करता है। तो जैसे ही कोई निगेटिव स्टेटमेंट दिखे आपको पता होता है कि निगेटिव स्टेटमेंट्स मैक्सिमम केस में गलत होते हैं। तो यहां पर भी जो सी नंबर ऑप्शन है यही गलत है। और आइए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के 1957 में दुनिया में शांति के लिए परमाणु संगठन को स्थापित किया गया और यह संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है और सुरक्षा परिषद है दोनों को रिपोर्ट करती है। बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो 1957 में स्थापित की गई और उद्देश्य क्या था कि दुनिया में जो परमाणु है, जो एटम है, उसका उपयोग शांतिपूर्ण उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अर्थात युद्धास्त्र बनाने में उसका उपयोग कंट्रोल किया जाए, लिमिट किया जाए। इसी के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और अगर कोई देश जिससे कि परमाणु परीक्षण करने का प्रयास करता है, कोई देश चोरी छुपे ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, दोनों संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से इसके बारे में रिपोर्ट मांग।
ठीक है, और ये संस्था दोनों को रिपोर्ट कर, इसका मुख्यालय क्या कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना में है। कार्य तो हम समझ ही गए कि परमाणु प्रौद्योगिकी का सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया जाता है। 2005 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो अगर आपने ये 4 फैक्ट जान लिए तो सिर्फ इन 4 फैक्टों से ही आपको इससे जो भी प्रश्न बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी से जो भी प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। इसका मतलब है कि आप इलिमिनेट करके आंसर को प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। मात्र वो चारों फैक्ट, अगर ये चारों फैक्ट आपको पता है तो आप इससे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर करने की स्थिति में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब बेसिकली आप सभी जानते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यूरोप में एक और ऐसा ही संगठन है जिसे हम कहते हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब इसके बारे में प्रश्न है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बारे में अब सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको अवॉइड कर देते हैं तो यहां से प्रश्न बन सकता है, और ऐसे में ये यूपीएससी यहां से ट्रैप भी करा सकता है आपको। तो कह रहा है कि यह 4 देशों से बना है। कौन कौन से देश? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइechtenstein, इनसे मिलकर के बना एक। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या यही 4 देश इसके मेंबर हैं। दूसरा, ये चारों देश यूरोपीय संघ के हिस्से हैं। क्या ये चारों देश यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं? सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, ईएफटीए की स्थापना स्टॉकहोम कन्वेंशन के माध्यम से की गई थी। तो क्या इसकी स्थापना स्टॉकहोम कन्वेंशन के माध्यम से की गई थी? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, यहां पर अगर आपको सपोज करिए नॉलेज नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो भी सही हो सकता है। कैसे? कि यह भी एक इकोनॉमिक ब्लॉक है और यूरोपियन यूनियन भी एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, और ये जो देश थे ये यूरोपियन यूनियन को काउंटर करने, उनसे अलग अपनी स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए ही एक अलग इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने की शुरुआत। तो इसका मतलब है कि ये 4 देश यूरोपीय संघ के हिस्सा नहीं है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइechtenstein ये यूरोपियन यूनियन से अलग अपना एक अलग ग्रुप बना करके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के रूप में काम करते हैं। तो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है। तो दूसरा अगर गलत है तो ये 3 ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो गए और आपका आंसर निकल गया 1 और 3। आइए जान लेते हैं यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ। ये 4 देश है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइechtenstein। तो अब जो नॉर्वे है, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज का पार्ट है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है इसका कि इसमें 7 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित स्टॉकहोम कन्वेंशन के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में कुछ देश बाहर निकल गए और वर्तमान में 4 देश हैं, यही चारों देश, ठीक है। और ये लोग, इनका जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये यूरोपियन एफटीए एक सीमा शुल्क संघ नहीं है, और इसके सदस्य तीसरे देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करने का पूरा अधिकार रखते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये यूरोपीय संघ के मेंबर नहीं है। बाकी ये सब जानकारी आपकी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखे, आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ करंट अफेयर भी देखे। तो इस तरीके से लगातार आप लोग हमारी इससे जुड़े रहें। जो डिमांड मेरी होती है कि आप लोग कमेंट करके हमारे बारे में बताएं कि हमारा प्रयास कैसा चल रहा है। साथ ही यह भी मेरी उम्मीद रहती है कि अगर मैंने कोई सवाल आप लोगों से पूछे हैं तो आप लोग कमेंट में उसका उत्तर करेंगे। तो अगर आप लोग उत्तर करते हैं तो बेसिकली इससे हमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है, बिल्कुल हमें प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी तैयारी को भी और आपका जो मेंटल स्थिति है उसको भी एक आगे प्रोत्साहन मिलता है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करें और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। इस सीरीज में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।